वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ हैं इंग्लिश की क्लास में और आज हम सॉल्व कर रहे हैं SBI क्लर्क इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट 2। आज हमारा सेट 2 है, तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे पास क्या है क्वेश्चन पेपर में। आज जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक फिलर है, ये एक सिंगल फिलर है। SBI में करीब 5 ऐसे फिलर, सिंगल फिलर्स या डबल फिलर्स पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का जो हमारा फर्स्ट फिलर है वो है RBI eased the pressure on banks by dash the list of companies whose loans need to be provided for against the risk of default। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि RBI eased the pressure on banks, यानी RBI ने बैंक्स पे, RBI यानी कि हमारी सेंट्रल बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स के प्रेशर को हल्का किया है। ईज करने का मतलब कंफर्ट करना या हल्का करना, उसके प्रेशर को, उस पर जो दबाव था, बैंक्स पे जो दबाव था उसको कम किया है, ईज किया है। बाय कैसे किया है? बाय डैश द लिस्ट ऑफ कंपनीज हुज लोन्स नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। यहाँ कहने का मतलब ये है कि RBI ने कुछ खास तरह की बैंक्स की लिस्ट के साथ कुछ ऐसा किया है जिससे कि बैंक्स पे प्रेशर कम पड़ गया। यहाँ पे क्या किया? कंपनीज हुज लोन्स नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। क्वेश्चन को पढ़ने से ये सेंस लग रहा है कि RBI ने कुछ ऐसा किया उन कंपनीज के साथ जिन पे लोन में गड़बड़ी का रिस्क है, डिफॉल्ट यानी कि गड़बड़ी, भूल चूक की कोई रिस्क है, उन सारी कंपनीज के साथ RBI ने कुछ ऐसा किया है जिससे कि बैंक्स पे प्रेशर कम पड़ जाए। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। इस ब्लैंक के लिए हमारे पास ऑप्शंस है एक्सेप्टिंग यानी कि स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग यानी कि स्वीकार करना। सेकेंड ऑप्शन दैट वी हैव इज इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग करने का मतलब, इंक्लूड करने का मतलब होता है शामिल करना। और प्रूनिंग, प्रूनिंग करने का मतलब होता है छटाई करना, यानी कि जो एग्जिस्टिंग लोग, एम्प्लॉयज़ या ऐसे कुछ भी है लिस्ट में, उनकी छटाई करना, उन्हें उस लिस्ट से हटाना। इन्वॉल्विंग, अगेन इन्वॉल्विंग का मतलब इंक्लूडिंग के जैसा ही होता है, शामिल करना। एंड द लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज नन ऑफ द अबव। अब बैंक ने ऐसे, RBI ने ऐसा क्या किया है उन कंपनीज के साथ जिनसे इस बात का रिस्क है, इस बात का डर है कि वे लोन्स में कुछ गड़बड़ी करेंगे। उन कंपनीज को क्या किया जा सकता है? स्वीकार किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है, उन कंपनीज की छटाई की जा सकती है या आगे शामिल किया जाता है। जिन कंपनीज से हमें डर है, अगर हम उन्हें लोन देंगे तो वो हमारे साथ भूल चूक या गड़बड़ी कर सकती है, उन्हें लोन देने में रिस्क है, उन कंपनीज को हम क्या करेंगे? उन कंपनीज की हम छटाई करेंगे, उन कंपनीज को हम लिस्ट से हटा देंगे कि हम इन कंपनीज को लोन नहीं प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ पे जो लॉजिकली हमारा करेक्ट आंसर होता है वो है छटाई करना। हम क्या करेंगे? RBI ने क्या किया? RBI ने बैंक्स पे प्रेशर कम किया है। कैसे? उन कंपनीज को हटाकर, बाय प्रूनिंग द लिस्ट ऑफ कंपनीज, उन कंपनीज की छटाई करके जिन्हें लोन प्रोवाइड करने में रिस्क है, उनसे हमें ये डर है कि ये लोन रीपे ना कर पाए या कुछ उसमें गड़बड़ी कर दे। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए? हमारा जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? प्रूनिंग। तो चलिए यहाँ पे ब्लैंक में हम प्रूनिंग को फिल कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या सेंटेंस बन के आता है। सो अब हमारा सेंटेंस है RBI eased the pressure on banks by pruning the list of companies whose loans need to be provided for against the risk of default। यानी RBI ने बैंक्स पे प्रेशर कम किया है। कैसे? उन कंपनीज की प्रूनिंग करके, उन कंपनीज की छटाई करके जिन्हें लोन देने में गड़बड़ी का रिस्क है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी अगेन हमारा एक फिलर है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यूनियन गवर्नमेंट इज सेट टू इशू यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड्स टू द फिजिकली डैश with the objective of providing them easy access to various benefits being extended by the government। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि जो हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, हमारी जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने क्या किया है? इस सेट टू इशू, वो क्या करने वाली है? वो तैयार है इशू करने के लिए, इशू यानी कि जारी करने के लिए क्या? यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड, एक ऐसा आइडेंटिटी कार्ड जो हर जगह मान्य होगा। किसे? ये आइडेंटिटी कार्ड मिलना किसे? टू द फिजिकली डैश,
विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग, और इस आइडेंटिटी कार्ड को प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव यानी कि एम यानी कि हमारा मकसद क्या है, हम इस आइडेंटिटी कार्ड को प्रोवाइड क्यों कर रहे हैं, हमारा रीज़न ये है, हमारा मकसद ये है प्रोवाइडिंग देम ईजी एक्सेस टू वेरियस बेनिफिट्स, उन्हें हम आसानी से वो सुविधा पहुंचाना चाहते हैं, जो बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं सरकार की तरफ से, जो बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं, उन लाभ को वो लाभ आसानी से उन तक पहुंच सके, इसलिए एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड कुछ स्पेशल लोगों को जारी किया जाने वाला है। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट इज सेट टू इशू यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड्स टू द फिजिकली, एंड द ऑप्शंस वी हैव आर बैलेंस्ड, फिजिकली बैलेंस्ड, और फिजिकली चैलेंज्ड, और फिजिकली मैनेज्ड, और फिजिकली हैंडल्ड। अगेन बैलेंस्ड यानी कि संतुलित, मैनेज्ड यानी कि ठीक ढंग से हमने उसे मैनेज किया, हैंडल्ड अगेन ठीक ढंग से उसे हैंडल किया गया है, मैनेज किया गया। चैलेंज्ड यहाँ पे फिजिकली चैलेंज्ड, फिजिकली को अगर हम चैलेंज्ड के साथ फिल करते हैं, अगर हम फिजिकली को चैलेंज्ड के साथ फिल करते हैं तो इसका क्या मतलब बन के आता है। फिजिकली चैलेंज्ड यानी कि वैसे लोग जो किसी तरह से शारीरिक रूप से सक्षम पूरी तरह से नहीं है, वो किसी ना किसी मामले में डेफिशिएंट है, वो कम्प्लीटली सफिशिएंट नहीं है, यानी कि वो फिजिकली चैलेंज्ड है। अब ये जो आइडेंटिटी कार्ड है ये किसे प्रोवाइड किया जा सकता है, हमें एक सुविधा किसे देनी चाहिए, उन लोगों को जो फिजिकली संतुलित है या उन लोगों को जो फिजिकली चैलेंज है, फिजिकली डेफिशिएंट है, उनमें कोई ना कोई अक्षमता है, वो पूरी तरह से सक्षम नहीं है। तो डेफिनेटली ये बात निकल के आती है कि ये जो आइडेंटिटी कार्ड है वो हमें फिजिकली चैलेंज्ड लोगों को देना चाहिए, यानी वैसे लोग जो कि पूरी तरह से सक्षम नहीं है, फिजिकली यानी शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, यानी कि वो क्या है, डिसेबल्ड। इसके लिए एक दूसरा भी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, डिसेबल्ड, यानी कि जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, जो पूरी तरह से शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, उन लोगों के लिए सरकार ने एक आइडेंटिटी कार्ड, यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड जारी करने का सोचा है, ताकि वे इस आइडेंटिटी कार्ड को जारी करने का मकसद क्या है, मकसद है ताकि हम उन्हें आसानी से उन सुविधाओं का लाभ उठाने दें, जो सरकार सुविधाएं दे रही है, उनका लाभ उठाने के लिए उन्हें ये आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, फिजिकली के साथ हमारा क्या वर्ड आएगा, यहाँ पे फिजिकली के साथ हमारा चैलेंज्ड आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, फिजिकली चैलेंज्ड। चलिए, वैसे ये क्वेश्चन था, इसमें हमें पूरे सेंटेंस को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। फिजिकली अगेन ये काफ़ी कॉमन फ्रेज टाइप वर्ड है कि फिजिकली चैलेंज है वो लोग, उन लोगों को ही हमें आइडेंटिटी कार्ड जारी करने की ज़रूरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to the International Monetary Fund, China and India have grown rapidly and reduced poverty sharply. However, this impressive economic performance has been dashed by increasing levels of inequality. चलिए देखते हैं। According to the International Monetary Fund, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, उनके अनुसार क्या बात सामने आई है, चाइना एंड इंडिया, चीन और भारत ने हैव ग्रोन रैपिडली एंड रिड्यूस्ड पॉवर्टी शार्पली। चाइना और इंडिया ने काफ़ी तेज़ी से विकास किया है और गरीबी को काफ़ी हद तक काफ़ी तेज़ी से कम किया है। However, this impressive economic performance has been dashed by increasing levels of inequality. अब यहाँ पे हमारा क्या वर्ड है, however, इसके बाद इस पॉजिटिव यहाँ क्या हुआ, grown rapidly and reduced poverty sharply, यानी कि विकास हुआ है और गरीबी कम हुई है। ये कैसे सेंटेंसेस है, ये पॉजिटिव है। अब अगेन यहाँ however आया है, इस however के बाद कोई कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस आना है जो कि इसके नेगेटिव होगा। सो यहाँ पे क्या है, however this economic performance, हालांकि इस जो काफ़ी प्रशंसनीय इम्प्रेसिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस यानी कि आर्थिक परफॉर्मेंस जो रही है, उसमें क्या हुआ है, इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ इनइक्वालिटी यानी कि असमानता का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया है। सो यहाँ पे हमारे सेंटेंस में यहाँ हैज़ बीन डैश बाय क्या होना चाहिए। चलिए ऑप्शंस को चेकआउट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ओपन यानी कि खुला, क्लोज्ड यानी कि बंद हुआ, नेग्लेक्टेड यानी कि नज़रअंदाज किया गया, इग्नोर किया गया, और लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज अकॉम्पेंड, इट्स अकॉम्पनीड यानी कि साथ दिया, अकॉम्पनीड यानी कि
साथ दिया। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार चाइना और इंडिया ने बहुत तेज़ी से विकास किया है और गरीबी को बहुत कम किया है, बहुत तेज़ी से कम किया है। हाउएवर दिस इम्प्रेसिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हैज़ बीन accompanied by increasing levels of inequality, accompanied by increasing levels of inequality। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो accompanied होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रोथ आई है हमारी, ग्रोथ और रिडक्शन इन पॉवर्टी, रिडक्शन इन पॉवर्टी, गरीबी में जो कमी आई है वो किसके साथ आई है? उसके साथ यहाँ क्या आया है? उसके साथ इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ इनइक्वालिटी भी आया है। यहाँ हाउएवर लग गया, यानी कि यहाँ पे कोई नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव पार्ट हमारा क्या है? इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि असमानता का भाव बढ़ गया है। यहाँ हमारे देश इंडिया और चाइना में असमानता काफ़ी बढ़ गई है। सो यहाँ पे कहने का मतलब कि ग्रोथ और रिडक्शन इन पॉवर्टी, यानी कि विकास और गरीबी में कमी के साथ साथ, विकास और गरीबी में कमी के साथ साथ हमारा क्या बढ़ा है? लेवल्स ऑफ इनइक्वालिटी भी बढ़ा है। लेवल्स ऑफ इनइक्वालिटी यानी कि असमानता का जो लेवल है वो भी काफ़ी बढ़ गया है, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए। हाउएवर है, यानी कि ये कोई कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस यहाँ आने वाला था। इसीलिए गरीबी और विकास की, गरीबी में कमी और विकास के साथ साथ हमारे देश और चाइना में लेवल्स ऑफ इनइक्वालिटी यानी कि असमानता का भाव भी बढ़ गया। सो यहाँ पे क्या हमारा वर्ड आना चाहिए? यहाँ पे हमारा अकम्पनीड आना चाहिए। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन डी, अकम्पनीड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये भी एक फिलर है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कंज्यूमर लोन्स became cheaper with banks moving to a new way of setting lending rates following RBI's dash to ensure faster and effective transmission of its policy rate cuts to borrowers। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, पार्ट्स बाय पार्ट्स में पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंज्यूमर लोन्स became cheaper, कंज्यूमर लोन्स यानी कि ग्राहकों द्वारा लिए गए लोन जो है वो सस्ते हो गए। कंज्यूमर यानी कि हमारा ग्राहकों ने जो लोन लिया, उधार लिया, वे सस्ते हो गए हैं। विद बैंक्स मूविंग टू अ न्यू वे ऑफ सेटिंग लेंडिंग रेट्स, और इसके सस्ते होने का कारण क्या है? कारण यह है कि बैंक्स जो है वो एक तरफ नए रास्ते की तरफ मुड़ गई है, जो नए तरीके से लोन देने के रेट्स को तय करता है। जो नए तरीके से बैंक्स मूविंग टू अ न्यू वे ऑफ सेटिंग लेंडिंग रेट्स, बैंक्स जो है अब नए तरीके को अपनाकर लोन्स दे रही है कंज्यूमर्स को, इसलिए कंज्यूमर लोन्स सस्ते हो गए हैं। और ये लोन्स जो नया वे आया है, अ न्यू वे ऑफ सेटिंग लेंडिंग रेट्स, ये कैसा है? फॉलोइंग RBI's, ये RBI के किसी बात को मानता है, टू इंश्योर फास्टर एंड इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ इट्स पॉलिसी रेट कट्स टू बोरोवर्स। टू इंश्योर, क्या इंश्योर करता है? ये क्या तय करता है, क्या आश्वासन देता है? फास्टर एंड इफेक्टिव ट्रांसमिशन, तेज़ी से और अच्छी तरीके से ट्रांसमिशन हो किसका? ऑफ इट्स पॉलिसी रेट कट्स टू बोरोवर्स, यानी कि ये जो पॉलिसी RBI ने लाई है जिससे कि कंज्यूमर के लोन सस्ते हुए हैं, वो अच्छे से इफ़ेक्टिव तरीके से जाए, ये RBI ने बताया है और इसी बात को बैंक्स इंश्योर कर रही हैं और इसी वजह से कंज्यूमर लोन्स सस्ते हो गए। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ RBI के बाद हमारा कौन सा वर्ड आना चाहिए। हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस में है? हमारे पास है ऑप्शंस में है डिक्टेट, हुक्म, डिक्टेट यानी कि फरमान, एंड डॉक्यूमेंट्री यानी कि दस्तावेजी, एंड द लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब होता है उपभाषा या फिर बोली, कॉमन में हम इसे बोली भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या ऑप्शन जो है वो हमारा अप्रोप्रिएट होगा। कंज्यूमर लोन्स बिकेम चीपर विद बैंक्स मूविंग टू अ न्यू वे ऑफ सेटिंग लेंडिंग रेट्स फॉलोइंग RBI's। अब RBI की किस बात को मानते हुए कंज्यूमर लोन्स को सस्ता करने के लिए बैंक्स ने क्या किया है? नए तरीके को अपनाया है ताकि कंज्यूमर लोन्स सस्ते हो जाए। सो यहाँ पे क्या हमारा आना चाहिए? RBI के हुक्म को माना है या RBI की फरमान को माना है?
आरबीआई की डॉक्यूमेंट्री दस्तावेजी को माना है या उपभाषा बोली को माना है। सो अगेन यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड आना चाहिए जो ये बता रहा हो कि आरबीआई के डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस या उन्होंने जो नए रूल्स बनाए हैं उसे फॉलो किया जा रहा है। इसके लिए हमारे पास यहाँ इससे मिलता जुलता कौन सा वर्ड आना चाहिए? पहले तो हम क्या एलिमिनेट करेंगे, डायलेक्ट, बोली या भाषा का इससे कोई लेना देना नहीं है। सो हमारा डायलेक्ट तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। अगेन डॉक्यूमेंट्री दस्तावेजी, आरबीआई डॉक्यूमेंट्री वो आरबीआई कोई रिलीज करेगा ही नहीं जिसमें कि वो कुछ रूल्स लिखे। सो डॉक्यूमेंट्री भी गलत होगा। एंड द ऑप्शंस जो हमारे पास बचे हैं वो है डिक्टेट एंड डिक्टैट। अब हुक्म देना, सो ये जो हुक्म है ये जारी नहीं किया जा सकता, ये किसी को दिया जा सकता है, जारी नहीं किया जा सकता। जो जारी करने के लिए हमारे पास एप्रोप्रिएट वर्ड है वो क्या है? फरमान। फरमान जारी किया जाता है। सो आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने एक फरमान जारी किया है जिसमें जो ये इंश्योर करता है कि हमारी जो पॉलिसी है, नई पॉलिसी आई है जिससे कि कंज्यूमर लोन सस्ते हों, जिसमें कि रेट्स जो है वो कम किए जा रहे हैं, लेने वालों के लिए, लोन्स लेने वालों के लिए रेट्स कम किए जा रहे हैं। उसके लिए आरबीआई ने क्या जारी किया है? एक फरमान जारी किया है। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन डिक्टैट होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डिक्टैट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये है एरर डिटेक्शन का। करीब 5 ऐसे क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन के हमारे पेपर में आते हैं। 30 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। अगर हम उसमें से आसानी से 5 फिलर्स और 5 एरर्स करेक्टली एक्यूरेसी के साथ कर ले, हमारे 10 मार्क्स तो पक्के हो जाते हैं। सो ये काफ़ी लेस टाइम कंज्यूम, अगेन पैसेज भी होता है और क्लोज टेस्ट भी होता है, उसके लिए हमें पूरे पैसेज को पढ़ना होता है, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। लेकिन ये जो फिलर्स और एरर्स होते हैं ये बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं होते हैं, एक सेंटेंस ही हमें पढ़नी होती है और हमें पूरे 1 मार्क्स मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एरर्स को हम कैसे करेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है माई सिस्टर इज़ अप्रिशिएटेड by her friends for her honestness। यहाँ पूरी की पूरी एक सेंटेंस दी गई है जिसके पार्ट्स हैं A, B, C और D और हमें बताना है कि एरर हमारे कौन से पार्ट में है। सो इस सेंटेंस के कहने का मतलब है कि माई सिस्टर इज़ अप्रिशिएटेड बाय हर फ्रेंड्स फॉर हर ऑनेस्टनेस, यानी कि मेरी बहन की तारीफ की जाती है। ये सेंटेंस कैसे है? ये सेंटेंस हमारे पैसिव फॉर्म में है। ये सेंटेंस हमारे पैसिव फॉर्म में है। माई सिस्टर इज़ अप्रिशिएटेड बाय हर फ्रेंड्स। मेरी बहन की तारीफ की जाती है किसके द्वारा? उसके दोस्तों के द्वारा। किस लिए? फॉर हर ऑनेस्टनेस। यहाँ ऑनेस्टनेस कहने का मतलब है ईमानदारी। ऑनेस्टनेस कहने का मतलब है ईमानदारी। पर यहाँ जो सेंस हमारा लग रहा है वो क्या है कि मेरी बहन की तारीफ की जाती है उसके दोस्तों के द्वारा उसकी ईमानदारी के लिए। लेकिन ईमानदारी के लिए जो करेक्ट एडजेक्टिव यहाँ पे आना चाहिए वो ऑनेस्टनेस नहीं होता है। वो ऑनेस्टनेस ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। हमारा जो यहाँ करेक्ट वर्ड आएगा वो क्या आएगा? ऑनेस्टी आएगा। करेक्ट वर्ड हमारा ऑनेस्टी होगा। ऑनेस्टनेस जैसा कोई एडजेक्टिव नहीं होता है। सो हमारा जो एरर है वो कौन से पार्ट में है? पार्ट डी में हमारा एरर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है शी हैज स्टार्टेड टू लर्निंग मैथमेटिक्स थ्रू अ कोरिस्पॉन्डेंस। किसी लड़की की बात की जा रही है कि उसने क्या किया है? उसने पढ़ना शुरू किया है। क्या? मैथ्स पढ़ना शुरू किया है। कैसे? थ्रू अ कोरिस्पॉन्डेंस कोर्स। एक कोरिस्पॉन्डेंस कोर्स से उसने मैथ्स पढ़ना शुरू किया, मैथ्स सीखना शुरू किया। शी स्टार्टेड टू लर्न मैथमेटिक्स थ्रू अ कोरिस्पॉन्डेंस कोर्स। सो यहाँ पे हमारे किस पार्ट में एरर है? शी हैज स्टार्टेड बिल्कुल सही है। मैथमेटिक्स थ्रू इसमें कुछ गलत होने जैसा है नहीं। एंड अगेन कोरिस्पॉन्डेंस कोर्स इसमें कुछ भी गलत होने जैसा है नहीं। जो सेंटेंसेस में एरर्स होते हैं वो जनरली हमारे वर्ब पार्ट में होते हैं या फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब के यूज़ में होते हैं जनरली। तो या तो वर्ब हमारा मेन भी हो सकता है और ऑक्सिलरी वर्ब भी हमारा हो सकता है। सो एरर्स जो होते हैं वो जनरली इसी पार्ट में या फिर अगेन कभी कभी प्रीपोजिशन या कंजंक्शन से भी रिलेटेड एरर्स हमें देखने को मिलते हैं।
सो यहाँ हमारे किस पार्ट में एरर है? शी हैज स्टार्टेड, ये बिल्कुल सही है। मैथमेटिक्स थ्रू, इसमें कुछ गलत होने जैसा है ही नहीं। कोरेस्पॉन्डेंस कोर्स, अगेन ये भी सही है। सो हमारा एरर जो है वो टू लर्निंग पार्ट में है। क्यों? शी हैज स्टार्टेड टू लर्निंग, टू लर्निंग। टू के बाद हमेशा बेस वर्ब आता है, टू के बाद हमेशा बेस वर्ब आता है। सो इस सेंटेंस को करेक्ट बनाने के दो तरीके हैं। या तो हम शी हैज स्टार्टेड टू लर्न कर दें, टू लर्न कर दें, या फिर यहाँ से टू रिमूव कर दें, या फिर यहाँ से टू रिमूव कर दें। अगर हम टू रिमूव करेंगे तो शी हैज स्टार्टेड लर्निंग, शी हैज स्टार्टिंग, उसने सीखना शुरू किया है, उसने मैथ्स सीखना शुरू किया। सो इस सेंटेंस को करेक्ट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर हम टू को यहाँ रहने देते हैं तो हमें लर्निंग को लर्न बनाना होगा, क्योंकि टू के बाद हमेशा बेस वर्ब आएगा। या फिर अगर हम टू को रिमूव कर देते हैं तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ टू को रिमूव करने से ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सो हमारा एरर कौन से पार्ट में? हमारा एरर पार्ट बी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, माई प्रोफेसर सफर्ड फ्रॉम द इल्यूजन दैट आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट। सो हमारे पार्ट्स क्या क्या हैं? हमारे पार्ट्स हैं, माई प्रोफेसर सफर्ड, मेरे प्रोफेसर सफर्ड किए, फ्रॉम द इल्यूजन दैट आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि मेरे प्रोफेसर को ये धोखा हुआ था, ये कन्फ्यूजन हुआ था। इल्यूजन का मतलब धोखा या कन्फ्यूजन, दैट आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट। अब ये इल्यूजन तो सेंटेंस पढ़ने में हिंदी में बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे इल्यूजन की जगह पे डिल्यूजन होना चाहिए। बाकी सारे पार्ट्स बिल्कुल भी ग्रामेटिकली एंड स्पेलिंग वाइज करेक्ट है। माई प्रोफेसर सफर्ड, ये भी बिल्कुल सही है। दैट आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, ये भी पार्ट बिल्कुल सही है। यहाँ इल्यूजन भी जो हमारा वर्ड है मीनिंग वाइज सेम है, पर ये एप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं है। यहाँ पे इल्यूजन की जगह डिल्यूजन होना चाहिए। सो हमारा जो एरर है वो कौन से पार्ट में है? हमारा एरर पार्ट बी में है। यहाँ पे इल्यूजन की जगह डिल्यूजन होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इन सारे क्वेश्चन से कुछ सीखा ज़रूर हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू महामाया सिलेक्शन। थैंक यू।